उन्होंने फर्स्ट टाइम अपनी मिलिट्री क्रिएट की और उनको सैलरी भी दी, ठीक है, यानी कि ऑर्गेनाइज स्टैंडिंग आर्मी एंड इंट्रोड्यूस्ड ए सैलरी सिस्टम फॉर सोल्जर्स इंश्योरिंग देयर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड लॉयल्टी। तो पहली दफ़ा मिलिट्री रिफॉर्म्स की, उनको सैलरी देना भी शुरू की। खैर मिलिट्री तो खैर मेरे ख्याल में पहले भी थी, लेकिन उनको सैलरी पे रखना और उनका पूरा एक निज़ाम क्रिएट किया कि कैसे उनको डिस्ट्रीब्यूट करें। फिर जैसे हमने कहा कि किसी भी चीज़ को गवर्नेंस या गवर्न करने के लिए ये ज़रूरी है कि उनको टुकड़ों में तकसीम किया जाए और उनके ऊपर रेलेवेंट लोग बैठाए जाएं गवर्नर्स की तरह, और फिर वो गवर्नर्स जो है ना, वो जो खलीफा था उसको रिस्पॉन्सिबल हो, ऐसे ही ना। तो अब 3-4 लोगों के डेकोरम हो और जो उसको रिस्पॉन्सिबल हो तो वो आगे फिर फर्दर करे और फर्दर करे, ठीक है ओके। तो जब आप ये हो गया रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइज, जुरिडिक्शन वाइज उन्होंने क्या किया कि जैसे सिटीज़ बनाना शुरू कर दिया, ठीक है ना, यानी प्रोविंस बनाए, बड़े बड़े इलाके बनाए उनके अंदर, फिर सिटीज़ भी बनाए। ये हज़रत उमर के दौर में शुरू हुआ ताकि लोग एक जगह इकट्ठे होके या उसको हम अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ से भी आप ये लेसन ले सकते हैं कि इलाका अगर आपका ज़्यादा बड़ा है या फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिविजुअल है, तो इंडिविजुअल हैं तो आपकी सबसे पहले प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि घर के बाद पड़ोसी, रिश्तेदार, तो इनका आप तय करें ना, कोई डिवीज़न बनाएं, इसके ऊपर कोई बंदा बैठाएं, ठीक है, आप बंदा बैठा के आप उनकी खैर ख़बर करें। और अगर आप बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं तो आपके 3-4 लोग आपको ख़बर दें, आपको पता बताएं कि फ़लाँ का ये मसला है, फ़लाँ का ये मसला है, तो आप वो मसले बड़े आराम से, बड़े आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक हो गया। फिर कैलेंडर सिस्टम, यानी कैलेंडर सिस्टम ये हज़रत उमर का जो था पहले भी चला आ रहा है, ईस्वी हज़रत ये जो हमारी डेट चल रही है, तो हिजरी वाला जो है ना वो हज़रत उमर के दौर में शुरू हुआ। लेकिन इससे मुराद ये है कि हज़रत उमर ने डेट को, टाइम को वैल्यू दी, जिसको आजकल हम पढ़ते हैं टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट जो है वो ज़रा कैलेंडर के साथ चलती है। आजकल हम कहते हैं ना कि जी अपना कैलेंडर मेंटेन करें। ये क्यों है ज़रूरी कि क्योंकि आप टाइम को वैल्यू दे रहे हैं, क्योंकि आपकी ज़िंदगी बहुत कम है, बहुत शॉर्ट है, और इसको आप अपने एक इफ़ेक्टिव तरीके से उसका यूज़ करें। अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो आपका टाइम ज़ाया होता जाएगा, ठीक है, समझ नहीं आएगी कि किस लिए आया, ज़िंदगी मौत आ जाएगी, ख़त्म हो जाएंगे। तो आप उन्होंने इस चीज़ को, टाइम को बड़ी अहमियत दी। और अगर हम माइक्रो लेवल पे देखें, दिन के ऊपर देखें, हमारी नमाज़ें हैं मस्जिद, उसके औकात हैं, तो एक डिसिप्लिन सिखाया गया ना, मैं सुबह कितने बजे उठना है, सुबह कितने बजे नमाज है, ज़ोर की कितने बजे है, फिर उसके बाद कितने बजे है। तो ये हज़रत उमर के दौर में भी ये वाला उसको दिया गया इम्पोर्टेंस। ख़ुद जाके गश्त करते थे और लोगों का पता लगाते थे कि कौन लोग जिन्होंने भूखे सो गए या जिनकी कोई प्रॉब्लम है, तो मतलब वो बिल्कुल अवेयर रहते थे कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम गोइंग ऑन। लेकिन आजकल हमारा जो है मसला ये है कि हम बिल्कुल जो पड़ोसी है हमें उसकी ख़बर नहीं होती ना, मुसलमानों के अंदर तो नहीं होती अक्सर, जो हम आजकल के मुसलमान हैं। तो देखा ये गया है कि जो कुछ औसाफ मुसलमानों में होने चाहिए थे वो मुसलमानों में, आज के मुसलमानों में नहीं पाए जाते, जिसकी वजह से उनकी दुनिया और आखिरत दोनों तबाह हो रही है, ठीक है। अब जो गैर मुस्लिम हैं, जिनकी आज की हुक्मरानी है, जिसको आप वेस्ट कहें या अमेरिकन बेस कहें या रशियन कहें, कुछ भी कहें, तो वो आप अपने मुसलमानों से जब आप कंपेयर करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि वो तकरीबन 80-90% जो औसाफ हैं मुसलमानों वाले, जो मुसलमानों के अंदर इन बिल्ट होने चाहिए थे, वो उनके अंदर चले गए हैं, आपके अंदर कोई नहीं है, ठीक। तो ये करेक्ट करने की ज़रूरत है हमें आगे बढ़ने के लिए, दुनिया में और आखिरत की कामयाबी के लिए। ये पूरा एक निज़ाम है जिसको आपने समझना है, और नमाज के अंदर ये निज़ाम अगर फ़िक्र करने वाले के लिए उसके अंदर निज़ाम मौजूद है, वो समझने की ज़रूरत है, जिसको वो बाहर आके अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करे, ठीक है। अब नमाज के अंदर क्या है, नमाज के अंदर देखें ना, सामने एक इमाम होता है, उसकी लीडरशिप में आप सारे नमाज़ पढ़ रहे होते हैं। तो ये कितना बड़ा दर्स है कि ये चीज़ हर जगह होनी चाहिए। घर के अंदर भी ऐसे ही होना चाहिए कि एक लीडर हो जिसके अंडर
आप घर के जो काम है वो होने चाहिए। इसी तरह ऑफिस के अंदर भी ऐसे ही होना चाहिए, ठीक है। फिर औकात हैं, ठीक है। फिर आप सफ़ बंदी है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक लाइन में खड़े हो गए, एक तरतीब है, एक डिसिप्लिन है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना हज़रत उमर के ज़िंदगी में उन्होंने अपनी चीज़ों में वो मतलब इम्प्लीमेंट करके दिखाएं, जिसकी वजह से उनको दुनिया की कामयाबी नसीब हुई, ठीक है। तो जब भी हम दुनिया के किसी लालच में ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो लालच का मतलब यही होता है कि जब आप नाइंसाफ़ी करना शुरू कर दें, कि अपने इंटरेस्ट के लिए आप दूसरों के साथ नाइंसाफ़ी करना शुरू कर दें, तो ये कोई भी औसाफ अगर मिसिंग है तो आप ज़िंदगी में नाकाम हो रहे होंगे, आगे नहीं बढ़ पा रहे होंगे। अल्लामा इकबाल का शेर है कि सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की अमामत का। समझ आई कि जो औसाफ की अगर हम बात करें ना, तो वो तो मतलब सिंपल है ना। सिंपल ये है कि कोई जुल्म ना करें किसी के साथ, इंसाफ करें, सच्चाई के साथ हर चीज़ यानी कि ट्रांसपेरेंट होकर चीज़ें करें, शुजाअत बहादुरी दिखाएं, ठीक है, अदालत जस्टिस करें। तो जब आप ये 3-4 चीज़ें अल्लामा इकबाल की रोशनी में अगर हम देखें, तो ये अगर आप करेंगे तो आपकी पर्सनालिटी, आपकी हुकूमत, आपका दबदबा, हर चीज़ दूसरों को इम्प्रेस करेगा। तो जो जहाँ पे जिस सोसाइटी में जुल्म हो रहा हो, फॉर एग्ज़ाम्पल उससे पहले आपने देखा होगा जब हम फ़िरौन की लाइफ को पढ़ते हैं, बाकी लोगों की भी पढ़ते हैं जिन्होंने बादशाह तो और भी रही हैं ना, जिस तरह फ़िरौन का जिक्र है। तो कुछ लोग जब अदम मौजूदगी होती है ना किसी अच्छाई की, तो फिर जबर भी ये जबर या जुल्म भी ये आपका परसीव होता है कि आप सिर्फ जुल्म से किसी को हुकूमत कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब हज़रत उमर आए तो उन्होंने इस चीज़ को निगेट किया ना, कि जुल्म के बदले में इंसाफ कायम किया, ठीक है। किसी को डराने की बजाय किसी को मतलब उसके साथ प्यार शफ़क़त की और मोहब्बत की और उसके कंसर्न ज़ाहिर किए, जिसकी वजह से उन्होंने ये चीज़ें तो नहीं देखी हुई थी। तो लोग, क्योंकि वो भी तो मखलूक कोई भी है, अल्लाह की बनाई होती है, उसका दिल भी अल्लाह ने बनाया होता है, दिमाग भी अल्लाह ने बनाया होता है, वो इम्प्रेस कर जाती है, वो आपके दिल में एक उसके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप हो जाता है। तो ये आप माइक्रो लेवल पे भी देखें तो मैक्रो लेवल पे भी देखें तो बातें तो सेम ही हैं। तो उमर के अंदर वो खसूसियत थी, उनके गवर्नर सिस्टम में ऐसी खसूसियत थी कि वो ये डिफरेंस नहीं करते थे कि कोई अगर हुकूमत मेरी है तो जो लोग दूसरे हैं उनके ऊपर भी तो वो इंसाफ कायम करते थे, ठीक है, जिसकी वजह से वो लोग मुसलमान होना शुरू हो गए थे। तो देखें ना, जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आप देखें कि जब हज़रत उमर ने इस्लाम कबूल किया तो उनकी जो बहादुरी थी ना, जो इलाके में शुजाअत थी, जो नहीं बड़ी प्रोमिनेंट थी, कि पहले भी वो इस्लाम से लाने से पहले भी बड़े वो दलेर थे और किसी भी काम को जो वो समझते थे ठीक है तो उसके पीछे वो डट के खड़े हो जाते थे। तो जो काबा में बुत थे वो पहले उन्होंने उनको उठाया नहीं, हज़रत उमर से पहले नहीं उठाया। जब हज़रत उमर वो आए तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उनको भी बुलाया और फिर उनको मिल के फिर वो काबे के बुत आगे पीछे किए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हज़रत उमर के अंदर जो प्रोमिनेंट पर्सनालिटी थी, एक तो हक सच पे रहते थे जितनी उनको समझ थी, लेकिन साथ ही साथ वो शुजाअत थी, बहादुरी थी, मतलब दलेरी थी उनके अंदर, तो जिसकी वजह से वो कोई भी काम कर जाते थे। आज भी आप देखें ना कि जो दलेरी है ना, ये बड़ी इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट है, क्योंकि हम सारे कहीं ना कहीं है तो इंसान है ना, तो अंदर से रजिस्टर तो करते हैं कि किसी की अच्छी बात, साथ मुस्तकीम या कुरान भी पढ़ते हैं या हदीसें भी पढ़ते हैं, तो जो बातें हम सीखते हैं तो हम हमारे अंदर मौजूद होती हैं कि यार ये करनी है। लेकिन इनिशिएटिव कोई लेता है, ठीक है ना। मसलन फॉर एग्जांपल इनिशिएटिव बहादुरी का मतलब ये होता है कि एक आप हक सच पे हैं और आगे से एक गन आ गई है आपके पास, ठीक है, तो आपने उसके साथ लड़ना है, ठीक है, तो आप कैसे लड़ेंगे? तो आप तो सरेंडर कर जाएंगे अगर बहादुर ना हुए, सही है। लेकिन अगर बहादुर हुए तो आप एक हिकमत के साथ उसके साथ मुकाबला करेंगे और ये प्रूफ करेंगे कि यू आर इनिशिएटर, यू आर एग्जीक्यूटर, ठीक है ना, मतलब
प्रैक्टिकल मैन है। तो बहादुरी जो है ना ये प्रैक्टिकल, बाकी चीज़ें थ्योरेटिकल रह जाती हैं फिर अदरवाइज़ अगर बहादुरी ना हो, अगर शुजाहत ना हो तो आप चीज़ों को अच्छा समझते हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छा है, लेकिन ख़ुद इनिशिएटिव लेने में आपके लिए रुकावट होगी। तो जितने अच्छे इनिशिएटर होंगे और प्लस आपका विज़न जो है वो, या जो आपके रास्ते हैं या जिसकी चीज़ों की समझ है वो आपकी सही होगी, तो आगे बढ़ेंगे आप। तो ये उनकी मेन चीज़ थी जिसकी वजह से आई थिंक वो आगे बढ़े।